नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए पर्यावरण और वन से रिलेटेड जो करंट अफेयर पिछले एक साल में जो भी चीज़ें मतलब बनी हैं उन सभी से हम इसमें पूरे एक साल का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक भी मतलब जितना भी करंट अफेयर्स पॉइंटर्स पॉइंट टू पॉइंट करके पर्यावरण और वन से रिलेटेड बने हैं। ठीक है, तो वो सभी बात करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है वन दरोगा में। चूँकि 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वन दरोगा में और 26 टॉपिक जो दिया गया है वो पर्यावरण से रिलेटेड ही दिया गया है, इसलिए जो है ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। और लगभग 1 घंटे या उससे कम में ही ये वीडियो बनेगा जो आप देख भी सकते हैं। ठीक है। और रिवीजन करके जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फ़ायदा एग्ज़ाम में मिल पाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो जैव विविधता के संरक्षण व उद्धार हेतु किसी ने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया है। ठीक है। तो ये किसी ने जारी किया है, तो ये जारी किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और ये 31 मई 2022 को इसने जारी किया था। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो जैव विविधता संरक्षण और उद्धार के लिए जो है ये नवीनीकृत जैव विविधता नीति जो 2022 की वो जारी की गई है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्या में। अगला पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का आया था उसमें संशोधन किया गया 2022 में, तो वो राष्ट्रपति को जो है कि स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई है 19 दिसंबर 2022 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 आया है। ठीक है। पहले हुआ था एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम बना था 1972 में, इसके बाद ये संशोधन किया गया है लेटेस्ट। तो 19 दिसंबर 2022 को ये स्वीकृति प्राप्त हुई राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। तो नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं, तो नवंबर 2022 में जो 2 और घोषित किए गए हैं उनमें से अगर हम बात करें तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और दूसरा है अरीटापट्टी जो कि तमिलनाडु का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये 2 जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की बात करेंगे तो टोटल 36 है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कब इसने जो है प्रारंभ किया, तो दिसंबर 2022 में ये प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, तो 8 से 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु में ही चेन्नई में हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। तो दिसंबर 2022 में केरल का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म ये कहाँ पर है, तो स्थित बनाया गया, तो ये केरल में बना है। ठीक है। केरल में जो है पहला ये बना है दिसंबर 2022 में, और ये घोषित किया गया है न्यूट्रल फॉर्म है जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है 3 सितंबर 2022 को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख के हनले एक जगह है वहाँ पर ये जो है इसकी स्थापना की है, डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना। और ये अगर हम बात करें तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में ही स्थित है, और इसी के एक भाग के रूप में डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना किया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। गुजरात में नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट सूर्य। ठीक है। प्रोजेक्ट सूर्य, और ये जून 2022 में शुरुआत किया गया है। ये रिन्यू कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इसका जो है हमें ये पॉइंट लेने का मतलब क्या था, तो इसमें चूंकि यूएनईपी भागीदार है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। यूएनईपी और सेवा जो कि इसको स्वनियोजित महिला संघ भी कहा जाता है,
तो इन दोनों की भागीदारी की सहायता की वजह से जो है ये शुरुआत किया गया है प्रोजेक्ट सूर, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। ये कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है। नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु जो है प्रशिक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सूर का जो है शुरुआत किया गया है। अब UNEP क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म इसका बनता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972 को, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी केन्या में है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी 5 जून के इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसमें पॉइंट है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार यानी कि DIA 2022 के बारे में अगर बात करें तो 7वां संस्करण जारी किया गया है। 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह प्रदान किया गया है। और ये श्रेणी की बात करें तो नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण में जो है श्रेणी में प्लेटिनम का पुरस्कार दिया गया है। ई नाम क्या है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो इसको प्रदान किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ई नाम क्या है? तो ई नाम के देखिए, ये इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ई नाम। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई नाम। और ये जो है 14 अप्रैल 2016 को जो है शुरुआत किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन जो है कब किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो एकता नगर गुजरात में किया गया है। गुजरात के एकता नगर में 30 अक्टूबर 2022 को ये हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में इसका दोनों का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और सितंबर 2022 में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापना की गई है? तो यह तेलंगाना राज्य में हुआ। ठीक है, वानिकी विश्वविद्यालय जो है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? तेलंगाना में। ठीक है, भारत का पहला जैव संशोधित जैव गांव। ठीक है, भारत का पहला संशोधित जैव गांव कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा का दासपारा गांव। ठीक है, दासपारा गांव जो है त्रिपुरा में पड़ता है, और ये पहला संशोधित जैव गांव बन गया है भारत का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो किसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित किसी गांव को सामुदायिक वन संसाधन यानी कि CFR के अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो वो छत्तीसगढ़ बन गया है। और ये अगर हम बात करें तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला जो है बन गया है। और पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था ओडिशा, जहाँ पे दिया गया था सिमलीपाल नेशनल पार्क में। सिमलीपाल नेशनल पार्क में कहाँ पर है ये? तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है, अब CFR क्या होता है यानी कि सामुदायिक वन संसाधन क्या होता है? तो यह जो है क्षेत्र सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से आरक्षित और संरक्षित किया गया है, तो उसको हम कहते हैं CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन। अगला प्रश्न, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है, और नर्मदा नदी पर किया गया है। ये याद रखिएगा दो चीज़ें। ठीक है, नर्मदा नदी पर किया गया है, और कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBD, और इसके अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉन्ट्रियल में हुआ है, जो कि कनाडा में पड़ता है, और 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजन हुआ है। और ये अगर हम बात करें तो COP15 के तहत हुआ है। ठीक है, अब COP15 की अगर हम बात करें तो इसका पहला भाग जो आयोजन हुआ था वो 11 से 15 अक्टूबर 2021 को आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया था। और सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी कि GBF स्वीकार किया गया था। COP14 की बात करें तो यह शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में एक शहर है, तो वहाँ पे 2018 में इसका आयोजन हुआ, और COP16 तुर्की में 2024 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइट्स पर पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पनामा सिटी पनामा में किया गया है। 14 से 25 नवंबर 2022 को ये हुआ है आयोजन इसका। साइट्स क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बनता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म बनता है साइट्स का।
और टोटल इसमें कंट्री कितने हैं, तो 184 कंट्री हैं और ये 1976 से लागू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा ये वन्य जीव संरक्षण समझौता है साइट्स। तो इसका जो है अभी फ़िलहाल रिसेंट में जो हुआ है इसका आयोजन 19वीं बैठक वो पनामा सिटी में हुआ है 14 से 25 नवंबर 2022 को। अब COP27 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा एक दिया गया करंट से ही रिलेटेड है COP27। तो ये जो है COP27 ये 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा और ये 6 से 20 नवंबर 2022 को ये आयोजन इसका किया गया। और कहाँ पर किया गया, तो मिस्र के शहर में शर्म अल शेख में, ठीक है, शर्म अल शेख के मिस्र में किया गया है और मिस्र के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। मिस्र के विदेश मंत्री कौन है, तो सामेह शुक्री के अध्यक्षता में हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, तो भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेतृत्व किया था। और लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर इस जो है COP27 में सहमति बनी थी। और फास्ट नामक पहल की घोषणा भी की गई थी, जिसको हम कहते हैं सतत परिवहन पहल के लिए जो है खाद्य एवं कृषि नामक ये चीज़ें इसमें भी घोषणा किया गया था। अब अगर हम बात करें COP28 का आयोजन की बात करें, तो 30 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2023 को यह आयोजन होगा। कहाँ पर, तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है COP28 का आयोजन होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये जारी किया गया है 1 जून 2022 को, लेटेस्ट डाटा है। और ये कौन जारी करता है इसको, तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें टोटल 180 देशों को लिया गया, जिसमें से प्रथम स्थान की अगर हम बात करें तो डेनमार्क का है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का है, तीसरा स्थान फिनलैंड का है। भारत की रैंक इसमें रखी गई है 180वीं, यानी कि सबसे अंतिम रैंक किसकी है, भारत की है, ठीक है। सबसे अंतिम रैंक यानी कि 180वें स्थान पर भारत है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे अंतिम रैंक पर भारत रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें, तो 14 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ। और ये जो है मतलब ये जारी किया गया 14 नवंबर 2022 को। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो जर्मन वाच, याद रखिएगा, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है। इसमें अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो डेनमार्क जो है चौथी रैंक लेकर आया है। पहला 3 स्थान रिक्त है, खाली है। पहले 3 स्थान पर कोई देश खरा नहीं उतरा है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, इसलिए पहला 3 स्थान क्या है, खाली है। चौथी रैंक जो है वो डेनमार्क का है और इसमें भारत की रैंक है 8वीं रैंक। भारत की कौन सी है, 8वीं रैंक। अंतिम स्थान की बात करें तो ईरान देश का है 63वां रैंक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें कुछ 1 साल के और चीज़ें दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन वन लाइनर में चीज़ें देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल यानी SKO लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के द्वारा जनवरी 2023 में किया गया है। पी इंजन यानी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन ये कहाँ शुरू किया गया है, तो ये कबास जगह का नाम है जो कि सूरत में पड़ता है, गुजरात में। तो वहाँ पर जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरुआत किया गया है, ठीक है। और यह परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से प्रारंभ किया गया, तो NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के संयुक्त परियोजना से जो है प्रारंभ किया गया है। किस राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की 28 दिसंबर 2022 को, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो नीलगिरी तहर है, ठीक है, नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना का क्रियान्वयन किस अवधि तक किया जाएगा, तो 2022 से लेकर 2027 तक किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो कि आप पूछा जा सकता है वन दरोगा के मुख्य परीक्षा में, तो इसको पढ़ते चलिए, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, सारी की सारी चीज़ें लगभग आ जाएंगी। अगला पॉइंट है समुद्रयान मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये वर्ष 2026 तक लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। समुद्रयान मिशन जो है किस हेतु जो है प्रयोग किए जाने वाले वाहन का क्या नाम है, तो मत्स्य 6000। समुद्रयान मिशन के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वाहन, उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया, ठीक है। और इस मिशन में कितने व्यक्तियों को भेजा जाएगा, तो 3 व्यक्तियों को भेजा जाना है। और इस मिशन में जो है समुद्र में कितनी गहराई तक भेजने का लक्ष्य रखा गया, तो 6000 मीटर
तक जो है ये जाएगा, इतनी गहराई तक भेजा जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा इस मिशन का, तो गहरे समुद्री संसाधनों और खनिजों की खोज करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, मत्स्य 6000 को किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT चेन्नई के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। किन 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है, तो उन तीनों का नाम है मेजोट्रोपिस पिलेटा, गंभीर रूप से लुप्तप्राय में आते हैं, और फ्रिटिलोरिया सिरोसा जो कि संवेदनशील में आते हैं, और डेक्टालाइरोजा हतागिरिया जो कि ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आते हैं। तो इन 3 पौधों को जो कि औषधीय पौधे हैं, इनको IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में जो है डाला गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में NCAP ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 स्तरों के संबंध में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, दूसरे और तीसरे स्थान पर तो फरीदाबाद, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद, तीसरे स्थान पर आता है। प्रथम विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया, 15 नवंबर 2022 को, तो साइट्स के द्वारा जारी किया गया, अभी जिसके बारे में ऊपर बातें हुई हैं। ठीक है, साइट्स के बारे में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है इसमें कार्बन वैश्विक कार्बन बजट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य ने अधिसूचित किया है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अब इस क्वेश्चन को यूँ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु राज्य में अभ्यारण्य है, अब उसमें कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है, और ये COP27 में जो है जारी किया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। COP27 के ऊपर बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट, और इस अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार माने जो कि ये जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, तो इसके अनुसार 1993 की तुलना में समुद्री जलस्तर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2 गुनी वृद्धि हुई है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अंतरिम रिपोर्ट में किन 3 गैसों में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि की गई, तो पहला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड आता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, तो वो होगा तराई हाथी रिजर्व। और तराई हाथी रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में होगा, तो टोटल 3 जिलों में होगा। उसमें से एक लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत, इन 3 जिलों को सम्मिलित करके जो है दूसरा हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व की बात करें तो सहारनपुर और बिजनौर में फैला हुआ है। अब देश में कुल हाथी रिजर्व की संख्या टोटल तो 33 हो गई है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई है, तो 1992 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। अगला पॉइंट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। अभी जिसके बारे में बात हुई UNEP जिसको कहते हैं। ठीक है, UNEP जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसका जो है हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। और इसकी अगर हम बात करें स्थापना तो 1972 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी से संबंधित पॉइंट अगला है कि इसका जो यह रिपोर्ट था इसका 2022 का शीर्षक क्या था, तो द क्लोजिंग विंडो इसका शीर्षक बना था। और इस वर्ष रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो 13वां संस्करण था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शीर्ष 3 देश में तो पहला था चीन का, दूसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और तीसरा स्थान भारत का आता है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन आता है, तो 8वां स्थान आता है। अगला पॉइंट है, किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो 2 वो है थुंडी तट और मिनिकाय तथा कदमत तट। ठीक है, ये जो है दिया गया है इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और ये दोनों तट कहाँ पर स्थित हैं, तो ये लक्षद्वीप में स्थित हैं। भारत में अब तक कुल कितने समुद्र तटों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, तो टोटल 12 समुद्र तटों को जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रखा है, तो नोवाक जोकोविच उनका नाम है। सर्बिया के हैं टेनिस प्लेयर, तो इनके नाम पर बीटल की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। बीटल की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है, डूबालियोस डी कोविची। ठीक है, DJ कोवची, तो इस तरीके से ये नाम रखा गया है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 से वन्यजीवों की आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गई, तो लगभग 69% की गिरावट दर्ज की गई है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो WWF वर्ल्ड वाइड फॉर
नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा जारी किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और इस अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है? तो कदावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य रखा गया है, याद रखिएगा। और इसका विस्तार तमिलनाडु के किन जिलों में है? तो करूर और डिंडीगुल 2 जिलों में पड़ता है। लगभग 11,806.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता पुनर्वास की निगरानी हेतु किस कार्य दल का जो है गठन किया गया है? तो चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये जान लीजिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत का पहला 4.2 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया? तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये भावनगर गुजरात में रखा गया इसकी आधारशिला। किस राज्य ने जो है देश के 53वें बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसका नाम क्या है उस बाघ अभ्यारण्य का, यानी कि 53वें बाघ अभ्यारण्य का? तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य नाम रखा गया है। किस जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के? तो चित्रकूट जिले में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब नए बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई? तो अब टोटल 4 हो गई। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो सिक्किम में ये स्थापना इसकी की गई। और इस रडार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना एवं रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRI के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना है अधिसूचना जारी की गई? तो तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और यह जो है किस खाड़ी में स्थित है? तो ये पाक की खाड़ी में स्थित है। और डुंगोंग क्या है? तो एक शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव है। डुंगोंग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत यह संरक्षित किया गया है? तो अनुसूची 1 के तहत जो है संरक्षित किया गया है। किस राज्य ने नजरायन टैंक को राज्य के 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने किया है, ठीक है। किस जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पद्मना नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला CNG संचालित ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ पर शुरू की? तो सांचौर राजस्थान में शुरुआत की है। परियोजना की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? तो गोवर्धन योजना के अंतर्गत किया गया। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नए आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल अब 75 हो गई है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया? तो तमिलनाडु में टोटल 14 स्थल हैं जो कि रामसर स्थल हैं, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 हैं। तम्पारा झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये भी ओडिशा राज्य के है, कटक जिले में स्थित है, ठीक है। अंशुपा झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो आक्सबो झील का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा, आक्सबो झील का उदाहरण। यशवंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। चित्रांगुडी, ठीक है, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व यह कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ठाणे में कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वडूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवरूर तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में कितनी नई भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो 10 को शामिल किया गया और 10 जो नई हैं उनको देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे तो कुंथलकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, बेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य ये सब तमिलनाडु में पड़ते हैं, ठीक है। वेदांथंगल
वेदाथंगल जो है पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, उदयमार्थनदापुरम, ये भी पक्षी अभयारण्य है और ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, ओडिशा का सतकोसिया गार्ज, ये भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। गोवा में नंदा झील, कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का सिरपुर आद्रभूमि। तो ये टोटल 10 हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो स्थल घोषित किया गया रामसर। रामसर स्थलों के सूची में नए भारतीय रामसर स्थलों को कितने शामिल किया गया, तो टोटल 5 शामिल किया जा चुका है। इन 5 स्थलों के नाम कौन कौन सा है, तो पहला है करिकिली पक्षी अभयारण्य, दूसरा है पल्लिकरनरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव, चौथा है पाला आर्द्रभूमि और पांचवा है साक्य सागर। करिकिली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा। पल्लिकरनरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव ये राज्य, ये भी तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि ये मिजोरम में पड़ता है। और साक्य सागर जो है आर्द्रभूमि स्थल, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। किसे भारत के नए हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है 12 अगस्त को, तो अगस्तमलाई हाथी रिजर्व को नया जो है भारतीय हाथी रिजर्व के में अधिसूचित किया गया है। और यह हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो अगस्तमलाई तमिलनाडु में है। और ये भारत का कौन सा हाथी रिजर्व होगा, तो ये 32वां होगा। ठीक है, और यह तमिलनाडु का कौन सा हाथी रिजर्व होगा, तो 5वां होगा। इस हाथी रिजर्व का कुल क्षेत्रफल तो 1197 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या तो 29,964 है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत की कितनी कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में ग्रीनफो के साथ जो है समझौता किया है, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC जो है समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस तितली को रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया है, तो वो है प्रवासी मोनार्क तितली, याद रखिएगा। ठीक है, इसको लुप्तप्राय में घोषित किया गया है IUCN के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए समझौता किया है, तो नामीबिया के साथ समझौता किया है 22 जुलाई 2022 को। भारत में चीतों को कहाँ स्थापित किया गया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीतों को स्थापित किया गया है। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म होता है प्रधानमंत्री, तो उसी दिन जो है चीतों को जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना कौन सी है, तो वो है प्रोजेक्ट चीता, याद रखिएगा। जलवायु लोच कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की किस डिजिटल पहल की घोषणा की गई है, तो डिक्रा की घोषणा की गई है। ठीक है, इस पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो UNDP और तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। और डिक्रा का पूरा नाम जान लीजिए, डाटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म बनता है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर डैश क्लीन कोस्ट सेफ सी अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 5 जुलाई 2022 को हुआ है। और यह अभियान कितने दिनों तक चला गया, तो 75 दिनों तक चला। इस अभियान का समापन कब हुआ, तो 17 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो इस दिन समाप्त हुआ। भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दिया, तो 1 जुलाई 2022 से रोक लगा दिया गया है। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो वो बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश ने 2002 में ही रोक लगा दिया था। ठीक है, हिमालय के किस क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पादप प्रजाति पाई जाती है, पादप मीन्स पौधों की प्रजाति, तो पश्चिमी हिमालय में पाई गई है। और इस मांसाहारी पौधे का नाम क्या दिया गया, तो यूट्रिकुलेरिया फुर्सलेटा। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया फुर्सलेटा, तो ये याद रखिएगा। कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी क्षेत्रीय लाल सूची जारी करेगा, तो वो राज्य जो है केरल होगा। ठीक है, केरल जो है पक्षियों की अपनी क्षेत्रीय लाल सूची जारी करेगा। 25 जून 2022 को घोषणा किया गया। और यह पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य, तो यह पहला होगा। इसके पहले किसी राज्य ने जो है जारी नहीं किया है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली का क्या नाम है, तो स्ट्रिंगे फिश, उसका नाम है स्ट्रिंगे फिश। स्ट्रिंगे फिश के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है खोजी गई है मेकांग नदी में, कंबोडिया में जो है। और इसका वजन होता है लगभग 300 किलोग्राम, लंबाई इसकी 13 फीट होती है इस फिश की, इस मछली की। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये भारत के द्वारा किया गया है। फिशिंग कैट गणना, यह गणना किस में किया गया, तो चिल्का झील ओडिशा में किया गया है। कुल फिशिंग कैट 176 हैं। गणनाकर्ता कौन थे, तो चिल्का विकास प्राधिकरण और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट थे। अगला पॉइंट है, एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना किसके लिए जारी किया गया है, तो ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए जारी किया गया है। इसे किसने जारी किया है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। यह किस परियोजना से संबंधित, तो केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में खोजे गए विश्व के सबसे बड़े पौधे का नाम क्या है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़े पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ये याद है।
किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ठीक है, पोसिडोनिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिस, ये विश्व के सबसे बड़े पौधे का नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य जो है बात करेंगे तो श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में पड़ता है 51वां बाघ अभ्यारण्य। श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो 1016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा। तमिलनाडु में स्थित 4 अन्य बाघ अभ्यारण्य में पहला आता है कलक्कड़ मुंडनथुरई, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है मुदुमलाई, चौथा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो 4 और इसके अलावा 5वां हो जाता है इसमें श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु में 5 अभ्यारण्य टोटल पड़ते हैं, 5 बाघ अभ्यारण्य याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र UNFF 17th सेशन ऑफ द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये आयोजित किया गया कब? तो 9 से 13 मई 2022 के मध्य जो है आयोजन हुआ इसका। अगला पॉइंट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा जारी किया गया। ये कौन सा है? विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, यानी विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट 2022 में जो जारी की गई है 2 मई को, वो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया? तो 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी किया गया है। ठीक है, और ये जो 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस जो था, ये आयोजन कहाँ किया गया? तो सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है, इसका विषय यानी कि थीम याद रखिएगा, वन के साथ एक हरित स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, इसका इस वर्ष का थीम बना था 2022 वाला। अब इसमें देखें तो वन जो है पृथ्वी की कुल भू सतह के कितने % पर विस्तृत हैं? तो टोटल 31% पर विस्तृत हैं। यह विश्व वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार डाटा बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो वो पड़ता है रूस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। अगला पॉइंट, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन कहाँ है संयंत्र ये शुरू हुआ? तो जोरहाट असम में शुरुआत हुआ है। और यह संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है? तो 10 किलोग्राम का ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। कौन सा सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरैक्स का आयोजन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। ठीक है, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका 8वां संस्करण है और इसकी आयोजन कब किया गया? तो 19-20 अप्रैल 2022 को। कहाँ पर? तो मार्मुगांव पत्तन जो कि गोवा में है वहाँ पर किया गया है। अगला है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया 22 मार्च 2022 को। IQ एयर, ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में 2021 में कितने देशों के PM, ठीक है, PM जो है 2.5 आंकड़ों पर आधारित, तो 117 देशों के आधारित हैं। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक औसत PM 2005 सांद्रता की दृष्टि से 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहला आता है उसमें बांग्लादेश, दूसरा चाड, तीसरा पाकिस्तान, चौथा तजाकिस्तान और 5वां आता है भारत का नंबर। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो वो नई दिल्ली बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे 5 प्रदूषित शहर, तो उसमें पहला आएगा भिवाड़ी, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा दिल्ली, जौनपुर और फैसलाबाद आता है नंबर। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM के स्थल घोषित किया गया है? तो वो कौन सा पार्क है? तो वो है अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। कहाँ पर स्थित है अरावली जैव विविधता पार्क? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, OECM का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के द्वारा ये दर्जा जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो किसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई? तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के द्वारा ये शुरुआत किया गया। और कहाँ से शुरू किया गया ये परियोजना? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश से शुरुआत किया गया। अगला पॉइंट है, आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं का एकीकृत प्रबंधन। ठीक है, ये परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ट्रस्ट के फंड के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना में भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं? तो टोटल 3 आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं। और ये 3 आर्द्र भूमियों में पहला है शास्त्रम कोट्टा झील केरल, दूसरा है हरिके झील पंजाब, तीसरा है काबरताल बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काबरताल बिहार। ये तीनों आर्द्र भूमियाँ पूछा जा सकता है। शास्त्रम कोट्टा झील केरल, हरिके झील पंजाब में पड़ता है और काबरताल झील बिहार में पड़ता है।
भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हाइड्रोजन संयंत्र किसका संयुक्त उद्यम होगा? तो ये वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी का ये जो है संयुक्त उद्यम होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चर्चा में रहा तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये भारत के किस टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में प्रतिष्ठित T×2 इसको कह सकते हैं पुरस्कार प्राप्त हुआ है 25 जनवरी 2022 को? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? T×2 यानी T×2 या T×2 इसको कह सकते हैं। अगला पॉइंट, नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान को यह पुरस्कार इसके साथ प्राप्त हो? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ष 2021 के दौरान भारत की जलवायु का पर वक्तव्य रिपोर्ट किसने जारी किया? तो भारतीय मौसम विभाग IMD के द्वारा ये जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार चरम जो है मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, वर्ष 1901 से लेकर 2021 के बीच सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? तो वो था वर्ष 2016, सबसे ज़्यादा गर्म था। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मलेशिया में आयोजन हुआ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 किसने जारी किया? 13 जनवरी 2022 को? तो ये जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब इसके कुछ डाटा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये तैयार होता है। और अगर हम इसके डेटा की बात करेंगे तो भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण टोटल कितना है? तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% आता है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में, अब पहले जान लीजिए, ये जो है रिपोर्ट जो है ये हर 2 साल पर जारी होता है। ठीक है, तो इसलिए 2019 के बाद 2021 में जारी हुआ, अब ही 2023 में अब ये जारी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो तुलना होगा वो 2 साल के गैप का होगा, यानी 2019 की तुलना में 2021 का हो रहा है। देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में इसे सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसे सीधा पूछ सकते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण की अगर हम बात करेंगे तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर आता है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण की अगर हम बात करें तो 9.57 मिलियन हेक्टेयर आएगा। ठीक है, और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% आता है। अब 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण की कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 0.22% की वृद्धि की गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वनावरण में। और 2019 से 2021 की तुलना अगर देखा जाए तुलना में, तो वनावरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें आएगा तेलंगाना राज्य, पहला इसमें आएगा आंध्र प्रदेश राज्य, जिसमें 641 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर आएगा तेलंगाना, जहाँ पे 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तृतीय स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है, 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। चौथे स्थान पर कर्नाटक का नंबर आएगा, 155 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पाँचवें स्थान पर झारखंड का नंबर आएगा, 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। अगला पॉइंट है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 14,817.89 वर्ग किलोमीटर टोटल वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% आता है। और ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है वनावरण में? तो 12 वर्ग किलोमीटर की मात्र वृद्धि हुई है। ठीक है, 12 वर्ग किलोमीटर की मात्र वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। ISFR 2019 की तुलना में 2021 में उत्तर प्रदेश में वनावरण परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो 0.08% की मात्र वृद्धि हुई है। अब 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिलों के नाम जान लीजिए। पहला सोनभद्र आएगा, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा मिर्जापुर, चौथा पीलीभीत, पाँचवा आता है चित्रकूट का नंबर। पाँचवा किसका आता है? चित्रकूट का नंबर। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 5 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, अभी ये था ओवरऑल था, माने कि
अगर हम देखें तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से था। अब ये प्रतिशत में अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर सोनभद्र ही आएगा 35% लगभग, और दूसरे नंबर पर चंदौली आ जाएगा 21%। ठीक है, आप इसमें देखिए दूसरे नंबर पर कौन है, खीरी है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पर चंदौली आ जाता है। तीसरे नंबर पर चित्रकूट आ जाएगा, यहाँ पर 19% की अगर हम बात करें परसेंटेज में वनावरण है, और यहाँ पे तीसरे नंबर मिर्ज़ापुर है। चौथे पर पीलीभीत, पाँचवें पर श्रावस्ती आता है। परसेंटेज में देखा जाए 17% श्रावस्ती में पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्थान आएगा मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ठीक है, इसके अलावा ISFR 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे शीर्ष 5 राज्यों की, तो पहला आता है मिजोरम का 84.53% यहाँ पे वनावरण है। दूसरा स्थान आएगा अरुणाचल प्रदेश का 79.33% वनावरण है। यानी कि अगर हम बात करेंगे दूसरे स्थान पर, तो अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में भी दूसरे पर आता है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तब भी दूसरे पर आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर मेघालय का नंबर है 76% आता है। ठीक है, चौथे स्थान पर मणिपुर का 74.34%, और पाँचवें स्थान पर नागालैंड का 73.9% आता है। तो ये हो गई अब राज्यों की बात। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो 17 राज्यों और केंद्र शासित मिलाकर जहाँ पे 33% से ज़्यादा क्षेत्रफल वन आच्छादित हो चुका है। अगला है कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है। तो टोटल ऐसे 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 5 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद रखिए: लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात करेंगे कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.15% आता है परसेंटेज में। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल आएगा, 42.35% हुआ वहाँ पर टोटल जो है मैंग्रोव वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है, तो वह है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर किस शैली का मंदिर है, तो यह द्रविड़ शैली का मंदिर है, 12वीं-13वीं शताब्दी का। ठीक है, और यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस जो है लॉन्च किया है, तो यह भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एटलस को विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो IMD के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय पुणे के द्वारा यह विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग यानी कि मेंढक की किस नई प्रजाति की खोज की है, तो वह है ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग जो है एक पर्यावरणविद है, तो उनके नाम पर ये रखा गया है इस मेंढक का नाम। और इस प्रजाति का क्या नाम है मेंढक का, तो उसका नाम है प्रिस्टीमॉन्टिस ग्रेटा थनबर्ग है। ठीक है, इस प्रजाति की अगर हम बात करें तो इस प्रजाति का नाम जो है पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। जो 21 देश से संबंधित हैं ये ग्रेटा थनबर्ग, तो ये स्वीडन देश की हैं। ठीक है, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया, तो ये केरल राज्य में बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें पेड़ पौधे, वायु और वनों से रिलेटेड था, और जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।